गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट फ्रांस की क्रांति। उसी में आगे देखेंगे उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना। पहले भी कर बढ़ने एवं आकार के समय किसानों को और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। अब क्या था बेटा कि जो भी लोग जो थे करों से परेशान थे, अकाल से परेशान थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थे। लेकिन जितने भी पढ़ लिख कर व्यक्ति जो समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, शिक्षित हुए, जिन्हें ज्ञान मिला, उन सब ने क्या करा, इसको उठाया, इस मुद्दे को, कि अब वह इसको ठीक कर देंगे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, 18वीं सदी में एक नया मतलब वर्ग दिखाई देने लगा लोगों को, उसे कहा गया मध्य वर्ग, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। और उसने क्या किया मध्यम वर्ग ने कि समुद्र पार का व्यापार किया, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का, और उससे पैसा इकट्ठा कर लिया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की एक परिकल्पना जॉन लॉक और जया जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की अपने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में। अब देखिए क्या था, उन्होंने कहा कि ऊनी रेशमी कपड़ों का निर्यात किया जाने लगा, बेचे जाने लगा, या बड़े बड़े समृद्ध जो लोग थे समाज में वो उसे खरीद लेते थे। अब वो कह रहे हैं कि तीसरे लोग स्टेट्स के सौदागर निर्माताओं के अलावा जो वकील थे, पेशेवर लोग थे या पढ़े लिखे लोग थे, वो भी इनमें शामिल हो गए थे। वो भी इसके खिलाफ रहे कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिले, कि जन्म के आधार पर उनको अधिकार मिल जाए। वो भी इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि स्वतंत्रता, समानता के नियम सबके लिए एक बराबर होने चाहिए और सबको समान समझना चाहिए, उनको उनकी योग्यता के अनुसार अधिकार मिलने चाहिए। और ये सब बातें कौन हम उनके सामने लाया? उन्होंने कहा कि जॉन लॉक और जया जॉक रूसो ऐसे ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने ये विचार लोगों के आगे रखे। अपने टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। अब उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें कहा कि ये जो राजा के देवी सिद्धांत बने हुए हैं, निरंकुश अधिकार है, जिन पर कोई अंकुश ही नहीं है, जो मर्जी करता है राजा, उसको खत्म करो। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता को उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। और रूसो ने कहा कि सब समाज में समान है, उन सबको सब सरकार के सामने एक समान होने चाहिए। मातेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। और जो एक मातेस्क्यू था उसने पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, उसके अंदर उसने क्या क्या कि समाज के अंदर क्या होना चाहिए, विधायिका भी होनी चाहिए, कार्यपालिका भी होनी चाहिए और न्यायपालिका भी होनी चाहिए। ऐसा समाज होना चाहिए कि तीनों चीजें उसमें नजर आए। इसके बाद देखते हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया,
ठीक है। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 13 उपनिवेश थे, उन्होंने ब्रिटेन को खुद को आजाद कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बन गई। और फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी की प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। ठीक है। जब वो आजाद हो गए तो वहां जैसी सरकार वहां पर बन गई। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियां भी गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। वो कह रहे हैं कि जितने भी दार्शनिक थे एक जगह एकत्रित हो जाते थे, बैठक करते थे और वहां पर इन सब मुद्दों पर बहस भी करते थे। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। और ये क्या करते थे, जो अनपढ़ लोग होते थे उनके आगे बैठकर क्या करते थे, अखबारों और पुस्तकों को पढ़ते थे ताकि उनको भी खबरें पता चलें कि क्या क्या हो रहा है। और जब ऐसी बातें चल रही थी उसी समय लुई 16वां ने कर भी बढ़ा दिए, तो इससे जनता और भड़क गई, लोगों के बीच में गुस्सा जागृत हो गया। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र की तरह फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब उन्होंने कहा था कि कोई भी राजा अपने आप कर नहीं लगा सकता था, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, तीसरे स्टेट्स की मतलब स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी, तो ताकि वो मंजूरी ले सके कि वो कर बढ़ा रहा है। स्टेट जनरल की एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। और वो कहते हैं कि सब तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने लोग भेजते थे इसके अंदर, इस बैठक के अंदर, लेकिन राजा तय करता था ये बैठक कब होगी। और उन्होंने कहा लास्ट जो थी 1614 में हुई थी। इसके बाद आता है फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साए के एक आलीशान भवन को सजाया गया। ठीक है, वर्साए का एक आलीशान भवन सजाया जा रहा है, उसमें सारे बैठेंगे। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। 300 भेजता है प्रथम स्टेट्स और 300 भेजता है द्वितीय स्टेट्स, और दोनों के लोग क्या है, आमने सामने कतारों में बैठ जाते हैं। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे किए गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। ना तो औरतें आ सकती थी उसके अंदर, ना किसान और ना ही कारीगर उसमें बोल सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसमें प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। वो कह रहे कि वो कुछ बोल नहीं सकते थे उसमें, और जो शिक्षित लोग थे वही कुछ कर सकते थे। फिर भी वो 40,000 पत्रों के माध्यम से एक मतलब सूची बना लाते हैं, जिसमें वो अपने साथ में लेके आते हैं कि वो क्या चाहते हैं। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए 10 प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत है। लेकिन वो कहते हैं दोनों मतलब तीनों उसके एक एक मत देते थे, तो वो भी दे देता था, चर्च भी देता था और कुलीन भी देते थे। इनका एक रह जाता था, वो दो इकट्ठे हो जाते थे। तो अब उन्होंने क्या मांग रखी कि हम सब जितने भी लोग हैं सबसे एक एक मत लेना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है।
जिसे मिसाल के तौर पर रूसो अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। और रूसो ने अपनी पुस्तक में पहले ही लिखा था कि लोकतंत्र में ऐसा ही होता है कि सबको एक मत देने का अधिकार होता है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। ठीक है, और जब राजा ने ये बात नहीं मानी तो तीसरे स्टेट्स के लोग उठे और बाहर चले गए। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, इससे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।